सफर शुरू हुआ, हल्के से डर के साथ। यहाँ जेमीथांग में सुकून था और शांति भी। आगे का रास्ता कैसा होगा कुछ पता नहीं था। जिस होमस्टे में मैं रुका था वहाँ की दीदी ने बताया, जेमीथांग से तवांग का रास्ता आसान नहीं था और बेहद सुनसान। जाते जाते उन्होंने मेरे गले में सफ़ेद खाता पहनाया और मेरी सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना की। और शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ आगे क्या होगा ये पता नहीं होता। बस हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना होता है, कभी कभी खुद से सवाल करते हुए, कभी कभी अपनी काबिलियत पर शक करते हुए, कभी कभी बस एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। रास्ता धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सन्नाटा अब और भी गहरा लग रहा था। ठंड इतनी थी कि जैकेट भी कम पड़ रही थी, उंगलियां भी कांप रही थी। और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया, मोड़ इतने स्टीप होते जा रहे थे कि कई बार लगा बस अब गिर ही जाऊंगा। एक तरफ पहाड़ जिनके बीच से रास्ता तराशा गया था और दूसरी तरफ जैसे आसमान धीरे धीरे नीचे उतर आया हो, इतना करीब कि छू लेने का मन करे। लग रहा था जैसे मैं जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि बाइक के साथ बादलों के बीच से गुजर रहा था। और फिर रास्ता धीरे धीरे घाटी के दूसरी तरफ मुड़ने लगा। कुछ दूरी पर लकड़ी के गेट्स दिखे। यहाँ सिर्फ चरवाहे आते हैं गर्मियों के दिनों में अपने पशुओं के साथ इन ऊंचाई वाले इलाकों में। इसलिए ये गेट्स बनाए गए हैं ताकि जानवर रास्ते से भटक न जाए। और सड़क हल्की सी ढलान के साथ नीचे उतर रही थी। आगे बढ़ते हुए पत्थर और लकड़ी से बने कुछ खाली हट्स भी दिखे। चारों तरफ बस पहाड़ों की खामोशी थी और दूर आसमान में सफेद और गहरे बादल एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। अब लगभग 11 बज चुके थे और पिछले करीब 2 घंटों से रास्ते पर एक भी इंसान नजर नहीं आया था। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता अचानक रुक गया। आगे लैंडस्लाइड हुआ था। करीब 1 घंटे बाद रास्ता फिर से खुल गया और फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अब रास्ता और भी कच्चा और भी ऑफ-रोड हो गया था। पत्थर और लगातार चढ़ाई, सब कुछ एक साथ शुरू हो चुका था। सड़क फिसलन भरी थी, खासकर मोड़ों पर। कभी कभी बाइक हल्की सी फिसलती और दिल एक पल के लिए थम सा जाता। हवा भी ठंडी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शांत पहाड़ मुझे चुपचाप देख रहे हैं। अकेलापन भी साथ चलता है। लगता था ये पूरा रास्ता बस मुझे ही परख रहा है। और उसी बीच बीच में बादल सड़क को छूकर आगे निकल जाते थे, जैसे पूरा आसमान भी इस सफर का हिस्सा बन गया हो। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक पूरा एडवेंचर बन चुका था। कुछ देर बाद मैं लुंगरोला पास के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गया। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे और सफर अब असली शुरू होने वाला था। आगे बढ़ते ही ऐसा नजारा सामने आया कि दिल थम सा गया। मैंने बाइक रोकी, कुछ पल वहीं खड़ा रहा और बस उस पल को महसूस करता रहा। पहाड़ अलग अलग रंगों में सजे हुए थे और बादल धीरे धीरे उन पर चलते जा रहे थे, जैसे कोई खामोश कहानी आंखों के सामने बन रही हो। ऊंचाई अब साफ महसूस होने लगी थी। इंजन की ताकत धीरे धीरे कम पड़ रही थी। मैं बीच बीच में रुकता ताकि बाइक भी थोड़ा आराम कर सके। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पहाड़ों का रंग एक अनोखे लाल भूरे रंग में ढलने लगा। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने खुद इस जगह को बड़े ही सलीके से बनाया हो, एक जीवित कैनवस की तरह। और ऊपर आसमान में बादल बस तैर नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। पहाड़ों की चोटियों को छूते हुए आगे बढ़ जाते थे, जैसे 2 दोस्त हों या 2 भाई जो एक दूसरे के साथ खेलते खेलते कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। रास्ते में 2 आर्मी चेक पोस्ट आए। आखिरी चेक पोस्ट के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। हवा तेज और बेकाबू हो गई और ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। धुंध और इस कांपती ठंड के बीच मैं लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और जब मैं ऊपर पहुंचा, बारिश और तूफान एक साथ मौजूद थे और हवा इतनी तेज थी कि शरीर को झकझोर दे। ठंड इतनी तीखी थी कि पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुरंत एक छोटा सा शेल्टर ढूंढा और वहीं रुक गया। तूफान के शांत होने का इंतजार करता रहा।
चुपचाप उस गूंजते मौसम के बीच कुछ देर वहां रुकने के बाद मैंने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। जैसे ही मैं नीचे की तरफ बढ़ा, वेदर बदलने लगा। तेज हवाएं थम गईं, बारिश रुक गई और मेरे सामने खुल गया एक ऐसा व्यू जो सच में सांस रोक दे। रंग बिरंगे माउंटेन्स इतने खूबसूरत थे जैसे नेचर ने खुद उन्हें पेंट किया हो। मैं कुछ देर बस उन्हें देखता रहा। नजरें जैसे वहीं ठहर गई थी। धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ती रही। रास्ता अब शांत था, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और हवा का सन्नाटा। सब कुछ जैसे थोड़ा हल्का सा लगने लगा। एक अजीब सा सुकून था, बिना किसी वजह के। मैं उसी एहसास में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टकसांग गोम्पा सामने आ गया। वहां कुछ वक्त बिताने के बाद मैं आगे बढ़ा और बारिश ने फिर से मुझे घेर लिया। पहाड़ों की बारिश में रेनकोट भी बेअसर लगने लगता है। पानी अंदर के कपड़ों तक पहुंच चुका था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हाथ भी सुन्न पड़ने लगे थे। इसी बीच रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। वहां एक अरुणाचली फैमिली से बात की। ऐसे कड़ाके के मौसम में ऐसी छोटी छोटी बातें दिल को सुकून दे देती हैं। मैं 3 बजे शंगेत्सर लेक पहुंचा। वहां कुछ पल बिताने के बाद मैं आगे तवांग की तरफ बढ़ गया। अब मौसम पूरी तरह बदल चुका था। सूरज निकल आया था और रास्ता फिर से खुल गया था। अब रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और बीच बीच में मैं रुककर नीचे देखता था। शंगेत्सर लेक, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत नीले आईने की तरफ फैली हुई थी। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह रास्ता और भी सुनसान हो जाता है। मिलिट्री कैंप्स के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखती। मुझे एक दोस्त की बात याद आई। कुछ साल पहले उसकी बाइक यहीं पंचर हो गई थी, लेकिन इस वीराने में उसे कोई मदद नहीं मिली और वो उसी हालत में बाइक चलाते हुए तवांग तक पहुंचा। इस वीराने में आगे बढ़ते हुए अचानक गनशॉट्स की आवाज सुनाई दी और हर आवाज के साथ पक्षी घबराकर आसमान में उड़ने लगते थे। यहां मिलिट्री फायरिंग प्रैक्टिस करती है। पता था कि वो मेरी तरफ नहीं था, लेकिन उस सन्नाटे में वो आवाज थोड़ी चौंका देने वाली थी। उस रास्ते में मैं कुछ और खूबसूरत झीलों से भी गुजरा। कई जगह मैं रुककर उन्हें कुछ पल देखता था, उस शांति और सन्नाटे को महसूस करता था और फिर आगे बढ़ जाता था। सूरज ढल चुका था, अंधेरा बस होने ही वाला था। बादल भी बारिश का इशारा कर रहे थे। दूर तवांग की लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। जब मैं तवांग पहुंचा तो मैंने बुद्ध स्टैचू पर कुछ पल बिताए। आखिरी रोशनी तवांग मोनेस्ट्री पर पड़ रही थी और पूरे दिन के सभी पल आंखों के सामने से गुजर रहे थे। एक गहरा सा सुकून मन में उतर रहा था और दिल में सिर्फ ग्रैटिट्यूड।